हेलो एंड वेलकम टू द नर्सिंग की। आप देख रहे हैं द नर्सिंग की यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ओके, सो फर्स्ट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ एक KFT है हमारे सामने। इसका मतलब होता है सिंपली किडनी फंक्शन टेस्ट। सो बेसिकली किडनी फंक्शन टेस्ट में हम ये देखते हैं कि बॉडी में जितने भी इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमारी बॉडी में उनका अमाउंट कितना है, वो किडनी से कितना एक्सक्रीट हो रहे हैं, क्या वो एक्सेस में है या फिर वो कम में है। ठीक है, अब जैसे आप देख पाएंगे हेयर इज़ दिस वैल्यू ऑफ सोडियम राइट एंड पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, व्हाट आर दीज ऑल आर बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स राइट। इलेक्ट्रोलाइट्स कोई भी सब्सटेंस है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जितने भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं, मैकेनिज्म होती है, फिजियोलॉजी, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, जैसे कैल्शियम हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी में, पोटेशियम से ECG चेंजेस होते हैं राइट। सो इससे यहाँ पे हम यूरिया भी चेक करते हैं KFT में, क्रिएटिनिन भी देखते हैं, यूरिक एसिड, फॉस्फोरस, तो ये सब चीज़ें किडनी फंक्शन टेस्ट में आती है। अच्छा, अगर किडनी फंक्शन टेस्ट की हम बात ही कर रहे हैं तो क्या आपको पता है किडनी फंक्शन टेस्ट कौन सी वाइल में लिया जाता है? ओके, सो बेसिकली किडनी फंक्शन टेस्ट को हम प्लेन वाइल में लेते हैं। इधर वी कैन कलेक्ट दिस इन प्लेन वाइल और रेड वाइल। ओके, तो रेड वाइल में क्या होता है, वहाँ पे क्लॉट एक्टिवेटर होता है। ठीक है, उसमें करते हैं सबसे पहला, अभी हमने KFT में देखा वहाँ पे सोडियम मेंशन किया गया था, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सोडियम के बारे में। तो बेसिकली सोडियम जब भी आपके दिमाग में आता है, आपने हमेशा सॉल्ट आपके दिमाग में आता होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट का जो फॉर्मूला है वो है NaCl। और इफ आई जस्ट NaCl, तो यहाँ पे ये Na है सोडियम आपका और Cl स्टैंड्स फॉर क्लोराइड। ओके, तो सोडियम वो सारी चीज़ें जिनमें सॉल्ट होगा उनमें सोडियम होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटायन है, मोस्ट प्रोमिनेंट। ओके, सबसे ज़्यादा अमाउंट पाया जाता है सोडियम का ब्लड में। ठीक है, ECF में, अगर कोई पूछता है आपको तो ECF में पाया जाता है। ठीक है, ओके, नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो इसकी 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है इसकी अमाउंट। फूड सोर्सेज तो प्रोसेस्ड फूड, जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनमें हमेशा सॉल्ट का यूज़ होता है, सो दैट द लाइफ शेल्फ कैन बी इम्प्रूव्ड, इट कैन बी इंक्रीज राइट। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूँ, पिकल सबके घर में बनता है, तो पिकल में हम हमेशा सॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो सॉल्ट क्या है, बेसिकली ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है जिसकी वजह से जो उसकी शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ स्नैक फूड्स में हमेशा ज़्यादा सॉल्टी होते हैं, टेबल सॉल्ट वही सेम सॉल्ट हो गया। तो जितने भी फूड प्रोसेस्ड होंगे, कैंड फूड जहाँ भी दिख जाए, तो इसका मतलब उसमें सोडियम मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसके अलावा बिसाइड्स दीज there are some other sources also. First is milk, cherry tomatoes, kale, salmon, this is a type of fish, yogurt, sweet potato, spinach, broccoli, orange, cantaloupe, these are some other sources of sodium right. But whenever you see something which is canned or processed, that means it will have sodium right. Normal range of sodium is 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे सोडियम का अमाउंट अगर 135 से कम हो रहा है तो इसको हम बोल रहे हैं हाइपोनेट्रीमिया। हाइपो बेसिकली मीन्स लेस, ओके, नेट्र मीन्स सोडियम, एंड ईमिया सिंपली मीन्स इन ब्लड राइट। सो सोडियम की कंसंट्रेशन अगर ब्लड में कम हो रही है तो इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोनेट्रीमिया। अब इस विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज। तो
कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, उसके दो ही रीज़न हो सकते हैं उसका बॉडी में अमाउंट कम होने के, ठीक है। फर्स्ट रीज़न हो सकता है इसका कि लेस इनटेक हो। अब लेस इनटेक कैसे हो सकता है? ओरल डाइट में सोडियम का अमाउंट कम हो गया। दूसरी चीज़ हो उसका इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन हो। Next thing we are discussing, this is NPO. If patient is NPO, that means patient is not having anything by mouth. Suppose कोई patient OT के लिए posted है तो हम उसे NPO रख देते हैं, right? So इस situation में वो कुछ भी oral नहीं ले रहा है तो उसमें हर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इंक्रीज एक्सक्रीशन। देयर इज दिस टर्म VPPS, right? This is standard for all electrolytes. V stands for vomiting, okay. P stands for poop, and another P stands for pee, and last P stands for sweating. GI के जितने भी फ्लूइड्स हैं अगर उसका लॉस कहीं से भी हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा, ठीक है। जैसे वोमिटिंग है, वोमिटिंग में GI का जितना भी फ्लूइड है वो बाहर आ रहा है, हमारे उसमें इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं। पूप, पूप मीन्स बेसिकली स्टूल, राइट। नेक्स्ट इज पी, पी मीन यूरिन, and sweating, you know all, right? SIADH, what is this? This is syndrome of antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone. ओके, सो ये सिचुएशन आप पता है जो ADH है वो हमारे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, राइट। तो इसकी इम्बैलेंस की वजह से सोडियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट इज डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। व्हाट इज एल्डोस्टेरोन? बेसिकली एल्डोस्टेरोन काम करता है हमारी किडनीज पर और इंक्रीज करता है सोडियम के एब्जॉर्प्शन को। बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन जो होता है किडनी में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एल्डोस्टेरोन, ओके। सो बेसिकली हाइपोनेट्रीमिया के कौन कौन से कॉज हो गए? SIADH, सिंड्रोम ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, इंक्रीज एक्सक्रीशन VPPS, वोमिटिंग, पूप, पी, स्वेटिंग, राइट। एंड द फर्स्ट वन इज डिक्रीज्ड इनटेक ऑफ सोडियम। लाइक जैसे फूड से हम नहीं ले पा रहे हैं तो उस सिचुएशन में उस पर्सन को सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, राइट। वॉच फॉर लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम जब भी हम देते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में तो हमेशा हम सोडियम मॉनिटर करेंगे है कि जब भी बॉडी में सोडियम कम होगा तो लिथियम का जो सीरम में वैल्यू है वो हमेशा बढ़ जाएगा, बिकॉज कि जो बॉडी की मैकेनिज्म है वो हमेशा चाहेगी, अगर मान लो बॉडी में से सोडियम लॉस हो रहा है तो बॉडी हमेशा चाहेगी कि वो सोडियम को रिटेन करे किडनी में, राइट। तो जो बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो सोडियम और लिथियम दोनों के लिए सेम है। तो अगर सोडियम को वो एब्जॉर्ब करेगी तो साथ साथ लिथियम को भी एब्जॉर्ब करेगी, राइट। अगर बॉडी में सोडियम कम होगा तो बॉडी में से लिथियम का कम एक्सक्रीशन होगा, और कम एक्सक्रीशन होगा तो उससे लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है, ओके। ये फॉर्म आपने देखी होगी अगर आप पढ़ेंगे साइकियाट्री में। लिथियम कार्बोनेट 300 mg की फॉर्म में दी जाती है, ओके। अब बात कर रहे हैं इंटरवेंशन की। तो इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? हम इनटेक बढ़ा सकते हैं। कैसे? हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि अपनी डाइट में ओरल सॉल्ट बढ़ा दें, ठीक है। दूसरा, हम 3% NS भी चला सकते हैं, ठीक है, जो एक 3% NS विच इज एन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। बट जब भी हम 3% NS देते हैं तो हमें इसको हमेशा इन्फ्यूजन पंप से देना है और बहुत ही स्लो देना है, राइट। नेक्स्ट इज करेक्शनल मेडिकेशंस, राइट, ओके। बॉडी में
सोडियम का अमाउंट 1.145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ज़्यादा हो जाए तो सिचुएशन को हम बोलेंगे हाइपरनेट्री। इसका कॉज क्या हो सकता है? इंक्रीज इनटेक, बॉडी में हमने ज़्यादा सॉल्ट ज़्यादा ले लिया बॉडी में, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट इज डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन। अब डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन क्यों होगा? कुछ स्पेसिफिक रीजन्स की वजह से, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, बोथ आर सेम। सो बेसिकली इन दीज कंडीशंस बॉडी हमारी सोडियम को रिस्टोर करने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज किडनी डिजीज़। जब किडनी इनसफिशिएंट है, किडनी रीनल फेलियर में जा रही है, तो वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, राइट। नेक्स्ट इज हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि एल्डोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो अगर एल्डोस्टेरोन का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, तो बेसिकली सोडियम का अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड वाटर लॉस, राइट। अगर बॉडी में फीवर है, मेटाबॉलिज्म की वजह से डाइफोरेसिस हो रहा है, ठीक है, और सिर्फ वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है और सोडियम का कम हो रहा है, तो इस सिचुएशन वाटर के कंपैरिजन में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एक बकेट है जिसमें हमने 1 मग सॉल्ट है और 1 मग हमने उसमें पानी डाल दिया। अब अगर मैं उसको बॉयल करूं, उस कंटेनर को अगर मैं बॉयल करना स्टार्ट करूं, तो उसमें से जो भी वाटर है वो उड़ जाएगा और उसमें सिर्फ सॉल्ट बच जाएगा। तो दिस इज़ दैट कॉन्सेप्ट कि अगर वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, जैसे फीवर में बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होता है। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, राइट, तो उस कंडीशन में भी सोडियम का अमाउंट बढ़ सकता है। नेक्स्ट है डायफोरेसिस। ठीक है, स्वेटिंग, लेकिन मैंने स्वेटिंग में आपको बताया ना कि स्वेटिंग में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, राइट। इंटरवेंशन की बात करें तो हम करेक्शनल मेडिकेशन, जो भी इसके कॉज हैं उनको अगर अपन रिवर्ट कर दें तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाए। जैसे अगर वाटर लॉस इंक्रीज़ हो रहा है तो हम वाटर का इंटेक बढ़ा देंगे, ओके। एंड इफ देयर इज सम किडनी डिजीज वी विल गो फॉर डायलिसिस। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेशियम, मोस्ट अबंडेंट cation in ICF। सो बेसिकली पोटेशियम हमारी सेल के अंदर पाया जाता है। मोस्ट abundant simply means more in number, right? More in number, sufficient or enough, right? Cations mean something which है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे पोटेशियम का क्या है, के पॉजिटिव। नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करूं तो इसकी नॉर्मल वैल्यू है 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कुछ बुक्स में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा कि 3.5 to 5.1, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट, राइट। नेक्स्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड सोर्सेज, तो उसके फूड सोर्सेज जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं दे आर रिच इन पोटेशियम, राइट, लाइक एवोकाडो, बनाना, ऑरेंज, स्पिनच। जैसे योगर्ट में सोडियम भी था और योगर्ट में पोटेशियम भी है। एप्रिकॉट, बनानाज, बटर मिल्क, बीट ग्रीन्स, कैंटलप, कैरेट्स, plantains, these are bananas basically. Orange, peach, plantain, I don't know what is this, milk, pork, rainbow, spinach, right, this is some kind of seafood. These are also very rich in potassium. I don't know what is this, soybeans, right, winter squash, this, okay, tomatoes, potatoes, sweet potatoes and tuna. So basically all the fruits and vegetables, they are rich in potassium. Next I'm talking about hypokalemia. तो basically जब भी बॉडी में पोटेशियम कम हो जाएगा, hypo means simply less, this stands for potassium, and anemia means deficiency in blood. पोटेशियम 3.5 MEQ से कम हो जाएगा, MEQ पर लीटर से कम हो जाएगा, सिचुएशन को बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं?
सबसे पहले तो डायूरेटिक्स। ओके, अगर हम डायूरेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं जैसे तो थायराइड डायूरेटिक्स हमेशा बॉडी में से पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये बॉडी में से वाटर का लॉस तो करते ही करते हैं, वाटर का एक्सक्रीशन तो बढ़ाते हैं, लेकिन साथ में इसके ये पोटेशियम का लॉस भी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स की वजह से एसिड जैसे ACTH हार्मोन, तो स्टेरॉइड्स की वजह से भी जो किडनीज है वो पोटेशियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा कर देती है। नेक्स्ट इज एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अब देखो जैसे इसका एग्जांपल है कुशिंग सिंड्रोम, राइट। कुशिंग सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है, राइट। ओके, तो अब क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन जब भी बॉडी में आता है, ठीक है, सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ा देगा और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कम कर देगा, क्योंकि सोडियम का ये किडनी से रीअब्जॉर्प्शन करता है और पोटेशियम को ये किडनी से बाहर निकालने का काम करता है। VPCM, वोमिटिंग, पूप, पी एंड स्वेटिंग। नेक्स्ट इज डिक्रीज रीजॉर्प्शन ऑफ फ्रॉम किडनी। अगर किडनी से रीजॉर्प्शन मतलब रीअब्जॉर्प्शन, अगर रीअब्जॉर्प्शन कम हो रहा है पोटेशियम कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज NPO। जब भी पेशेंट NPO होगा तो उसमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो सकती है। नेक्स्ट इज हाइपर इंसुलिनिज्म। इंसुलिन जब भी हमारे ब्लड में आएगा तो ये पोटेशियम को ब्लड से शिफ्ट करेगा सेल्स में, ग्लूकोज को भी शिफ्ट करेगा हमारे सेल्स में। तो अल्टीमेटली जो सीरम में पोटेशियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, हाइपोकैलेमिया का अब इंटरवेंशन कैसे करेंगे? सबसे पहला, अगर डाइटरी इंटेक कम है, ओरल पोटेशियम देंगे हम, या पोटेशियम इन्फ्यूज़न दे सकते हैं। ओरल पोटेशियम देने के लिए हम बहुत ही फेमस पॉटक्लोर का यूज़ कर सकते हैं। पॉटक्लोर में बेसिकली पोटेशियम क्लोराइड ही होता है। लेकिन जब भी हम पोटेशियम क्लोराइड को ओरली देते हैं तो हमेशा आपको इसको डाइल्यूट करके देना है इन जूस, राइट। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इरिटेंट होता है ना, तो पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं होता, राइट। नेक्स्ट इज पोटेशियम इन्फ्यूज़न। हम इन्फ्यूज़न में देते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इस लाइन की। ये एनक्लेक्स की लाइन है एंड दिस इज द गोल्डन लाइन। पोटेशियम इज नेवर एडमिनिस्टर्ड बाय IV पुश, IM और SC रूट्स। ठीक है, कभी भी आप इसको डायरेक्ट IV पुश नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि कार्डियक चेंजेस कर सकता है। ठीक है, IM और SC रूट से इरिटेशन होती है साइड पे। नेक्स्ट, IV पोटेशियम इज ऑलवेज डाइल्यूटेड एंड एडमिनिस्टर्ड यूजिंग एन इन्फ्यूजन डिवाइस। ठीक है, आपने सीरीज पंप्स देखे होंगे या फिर आपने वॉल्यूमेट्रिक इन्फ्यूजन पंप देखे हैं। सो ऑलवेज यूज देम, राइट, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट, राइट। पोटेशियम को आपको कभी भी डायरेक्ट IV पुश नहीं कर देना है, इससे कभी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक, ये एक पोटेशियम क्लोराइड का एम्पुल है, एक इंजेक्शन फॉर्मेट में है, राइट। अब देखो इसमें हमेशा लिखा है ना, स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन आफ्टर डायल्यूशन। ओके, ठीक है, तो हमेशा जब भी आप कोई मेडिकेशन दे रहे हो तो आप उसके लेवल को हमेशा एक बार पढ़ें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आप उसको फॉलो करें और पेशेंट को कोई हार्म ना हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ हाइपरकैलेमिया के बारे में। हाइपरकैलेमिया बेसिकली मीन्स, हाइपर मीन्स देयर इज एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम इन ब्लड। ओके, तो जब भी बॉडी में पोटेशियम 5 MEQ पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरकैलेमिया। कॉजेस की बात करें, क्या कॉज हो सकते हैं? एक्सेसिव पोटेशियम इनटेक, जो पोटेशियम के सोर्स है, डाइटरी सोर्सेज, अगर आप उनको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हाइपरकैलेमिया हो सकता है। दूसरा है इंक्रीज इंटेक ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। कभी कभी क्या होता है कि हम हाइपोकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड को दे रहे हैं, राइट, चाहे हम उसको इन्फ्यूज़न में दे रहे हों, चाहे हम ओरल फॉर्म में दे रहे हों। बट अगर हम उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, हम बिना मॉनिटरिंग के उसको देते रहेंगे तो एक लेवल के बाद वो हाइपरकैलेमिया में जाता रहेगा। तो इसलिए हमेशा जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जब भी हम इन्फ्यूज़ करते हैं पेशेंट को, उसके बाद हमेशा इट इज़ प्रेफरेबल टू गेट अ KFT डन, राइट, और अ VPG और APG डन, राइट। नेक्स्ट इज
रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ पोटेशियम कंटेनिंग IV सॉल्यूशन, आपने पोटेशियम को बढ़ा दिया, एकदम से आपने चढ़ा दिया, तो उसकी वजह से भी सडन पोटेशियम का इंक्रीज हो जाएगा, जिससे काफ़ी डैमेज हो सकता है बॉडी को। नेक्स्ट इज फूड रिच इन पोटेशियम, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। डिक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन, पोटेशियम कम एक्सक्रीट हो रहा है। जैसे कि अब देखो, हमने जब कॉज पढ़ रहे थे तो हम उसमें पढ़ रहे थे डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स में भी थायजाइड डायूरेटिक्स। थायजाइड डायूरेटिक्स आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द किडनीज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा कि अगर हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग मतलब जो पोटेशियम को बचा रहे हैं, स्पेयरिंग मीन्स बचाना, तो पोटेशियम को जो बॉडी में से लॉस होने से बचा रहे हैं, उन डायूरेटिक्स को हम बोल रहे हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, जैसे कि स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है। ये किडनी में से पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है और इसका लॉस कम करता है, जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल ज़्यादा भी हो सकता है बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट है किडनी डिजीज़। कोई भी किडनी डिजीज़ जब वो फेल हो जाएगी फिल्टर करने में हमारे ब्लड को, तो उस सिचुएशन में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एक्सेस हो सकता है, चाहे वो हाइपरनेट्रीमिया हो चाहे हाइपरकैलेमिया हो। नेक्स्ट इज एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ में भी बॉडी में पोटेशियम के अमाउंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज टिश्यू डैमेज। टिश्यू डैमेज में क्या होता है बेसिकली, जब भी हमारी बॉडी के अंदर हमेशा पोटेशियम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट इलेक्ट्रोलाइट, राइट। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैटायन है हमारी सेल्स के अंदर, ठीक है। तो जब भी हमारी सेल डैमेज होगी या कोई कट लगेगा, कोई बॉडी को कोई डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज होगा, कोई चोट पहुंचेगी हमें, तो उस सिचुएशन में ये जो सेल्स है ये टूटेगी, तो ये जो सेल्स के अंदर पोटेशियम है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो सीरम में अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, उसका सिचुएशन में हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। एसिडोसिस में हमारे सीरम में H+ आयंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, बफर सॉल्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, इस H+ को सेल्स के अंदर ले जाते हैं, इस H+ को सेल्स के अंदर ले लेंगे और जो सेल्स के अंदर पोटेशियम है उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। जब भी हाइपरकैलेमिया हो रहा है तो आपको कार्डियक चेंजेस के लिए मॉनिटर करना है, राइट। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ इंटरवेंशन की। तो बेसिकली हाइपरकैलेमिया हो रहा है, सीरम का पोटेशियम बढ़ रहा है, तो आप इसको करेक्ट करने के लिए क्या करोगे, आप इसको करेक्ट करने के लिए बॉडी में से पोटेशियम को एक्सक्रीट करना स्टार्ट करोगे। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक यूज़ किए हैं, ठीक है, तो आप इसकी जगह थायजाइड डायूरेटिक यूज़ कर लोगे, जो कि पोटेशियम के लॉस को बढ़ा देगा, ठीक है। दूसरी बात कर रहा हूँ मैं, अगर किडनी डिजीज़ है तो मैं डायलिसिस के लिए जा सकता हूँ। रीनल फंक्शन कम है तो हम सोडियम पॉलीस्टायरीन सल्फोनेट का यूज़ करते हैं, बॉडी में से पोटेशियम को बाहर निकाल देगा और सोडियम को अंदर डाल देगा। इलेक्ट्रोलाइट से दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट से डायलिसिस कर सकते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया, अगर किडनी डिजीज़ हो जाएगी तो डायलिसिस कर सकते हैं। D25 भी चाहिए, जैसे HIR, तो ये पोटेशियम को तो सेल में ट्रांसफर कर ही रहा है, उसके साथ ये ग्लूकोज को भी ट्रांसफर कर रहा है, तो बॉडी में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम इसको साथ में D25 दे रहे हैं, ठीक है। D25 इज 25% डेक्सट्रोज। ओके, नेक्स्ट इज वी कैन डू फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हम ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो ओल्ड ब्लड में क्या होगा कि RBCs या फिर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है वो टूटने लगेगी, तो मॉलिक्यूल्स टूटेंगे तो सेल टूटेंगी जब, तो उसमें से पोटेशियम बाहर आएगा, तो उस ब्लड में ऑलरेडी पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा होगा जिस ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी हाइपरकैलेमिया हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसे पेशेंट में हम ध्यान रखें कि इनमें हम फ्रेश ब्लड ही ट्रांसफ्यूज करें, ओके। ये एक सोडियम पॉलीस्टायरीन सल्फोनेट है, मैंने बताया था, ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन है। कैटायंस मीन्स पॉजिटिव आयन। हम इसको ओरल और रेक्टल रूट से दे सकते हैं, ठीक है। और करता क्या है ये, GI में सोडियम को बढ़ाएगा, एब्जॉर्प्शन, और पोटेशियम का क्या करवाएगा, ये एक्सक्रीशन करवाएगा। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम की,
ठीक है, कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। नॉर्मल वैल्यूज़ की होती है 9.0 टू 10.5 मिलीग्राम पर डीएल। और इसके फूड सोर्सेज जितने भी मिल्क सोर्सेज हैं मिल्क बेसिस पे, उन सब में हमेशा कैल्शियम ज़्यादा हो, जैसे चीज़, मिल्क, सोया मिल्क, टोफू, योगर्ट। नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ हाइपोकैल्सीमिया की। नॉर्मल रेंज है 9.0 टू 10.5 mg पर डीएल। तो अगर 9 mg पर डीएल से अगर कम हो जाता है तो इस सिचुएशन को बोलेंगे हम हाइपोकैल्सीमिया। क्या क्या कॉज हो सकते हैं, वही लेस इनटेक, अगर इनटेक कम हो रहा है बॉडी में, ठीक है, डाइटरी के थ्रू। लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिन पेशेंट में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स को नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। नेक्स्ट सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ में भी सेम यही होता है। स्प्री और क्रोन्स डिजीज़, इन सभी डिजीज़ में हम मिल्क बेसिस जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन डी। बेसिकली विटामिन डी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो अगर विटामिन डी कम हो रहा है तो हम कैल्शियम का अमाउंट भी कम हो फ्रैक्चर हो जाता है। तो वो पेशेंट को क्या देगा, तो हमें क्या देगा, वो हमें हमेशा देगा विटामिन डी अलॉन्ग विद कैल्शियम, सो दैट कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। कि कैल्शियम डाइट से ले तो रहे हैं लेकिन उसे एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें विटामिन डी ही नहीं है। नेक्स्ट इज एंड स्टेज किडनी डिजीज़। ठीक है, इस सिचुएशन में भी हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्रीज एक्सक्रीशन। किडनी डिजीज़ में अगर कैल्शियम का ज़्यादा एक्सक्रीशन हो रहा है तो उस सिचुएशन में। नेक्स्ट इज पॉलीयूरिया, डायरिया, स्टिटोरिया। तो जो VPPS वाला फॉर्मूला है वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। वोमिटिंग, वोमिटिंग, पी, पूप, स्वेटिंग। ठीक है, स्टिटोरिया क्या है, स्टिटोरिया में क्या होता है कि फैट लॉस होता है इन स्टूल। ठीक है, उस सिचुएशन में होता है। GI वुंड ड्रेनेज। ठीक है, जैसे VPPS में GI के फ्लूइड्स लॉस हो रहे हैं, वैसे ही इसमें GI वुंड ड्रेनेज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाइपर प्रोटीनीमिया। हाइपर प्रोटीनीमिया की सिचुएशन में भी कैल्शियम कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्कलोसिस, इसके बारे में एसिड बेस बैलेंस में बात करेंगे। नेक्स्ट इज पोटेशियम किलेटर्स। ठीक है, अगर हम ऐसे कोई सब्सटेंस ब्लड में जा रहा है या हम ओरल डाइटिस दे रहे हैं जो कैल्शियम को बाइंड करता है, किलेटर्स मीन्स बाइंडर्स, जो कैल्शियम को बाइंड कर रहा है, उस सिचुएशन में उनको बोलते हैं कैल्शियम किलेटर्स। इस सिचुएशन में भी हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। नेक्स्ट इज फॉस्फेट। अच्छा, फॉस्फेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखें। फॉस्फेट इज इनवर्टली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम। ठीक है, तो अगर फॉस्फेट ज़्यादा होगा तो बॉडी में कैल्शियम कम होगा, और अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो फॉस्फेट कम होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। तो अब इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी ये है कि अगर बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है तो आप फॉस्फेट का इन्फ्यूज़न कर दो तो कैल्शियम कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पैराथायरॉयड डिजीज़ में। पैराथायरॉयड का क्या काम है कि पैराथायरॉयड से PTH हार्मोन निकलता है जो हमेशा ब्लड कैल्शियम को इंप्रूव करता है। ये बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में लाता है। तो पैराथायरॉयड अगर उसका फंक्शनिंग कम हो जाएगा तो उस सिचुएशन में कैल्शियम का ब्लड में अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि PTH कम सीक्रेट होगा तो वो कैल्शियम को कम लाएगा ब्लड में। इसी में मैं बात करने वाला हूँ असेसमेंट फाइंडिंग्स की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। अगर कैल्शियम कम है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है हार्ट की। हाइपर एक्टिव DTR, डीप टेंडन रिफ्लेक्शन हमेशा बढ़ जाते हैं। पॉजिटिव ट्रोशियो और चॉपस्टिक साइन, गैस्ट्रिक मोटालिटी बढ़ जाती है और बाउल साउंड्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये चॉपस्टिक साइन है। यहाँ पे क्या होगा, जब भी कोई पेशेंट जिसको हाइपोकैल्सीमिया है उसके ईयर लोब के पास हम टच करते हैं, ठीक है, तो टच करने पर इस एरिया में आपको मूवमेंट दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ ट्रोशो साइन। ट्रोशो साइन में क्या करते हैं हम, पेशेंट का जो नॉर्मल BP है उससे हम 20
एमएमएच ज़्यादा कफ को इन्फ्लेट करेंगे, उससे क्या होगा कि आपको हाथ में ऐसी मूवमेंट दिखाई देगी। तो ये साइंस है हाइपोकैल्सीमिया के। तो कौन कौन से साइंस हो गए? हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, चॉपस्टिक साइन एंड ट्रोशियो साइन। हाइपोकैल्शियम में और बात करने वाला हूँ। नर्सिंग कंसिडरेशन क्या है? सबसे पहले सीजर प्रिकॉशंस, आपको सीजर प्रिकॉशंस हमेशा रखने हैं, ठीक है। बॉडी में सीजर कभी भी आ सकता है। ट्रीटमेंट की बात करूँ तो कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं आप, ओरल कैल्शियम दे सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और इंट्रावेनसली दे सकते हैं। इंट्रावेनसली आप देंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट के फॉर्म में। यूजुअली हम 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज़ करते हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में, ठीक है। विटामिन डी एड्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, दैट इज़ राइट। तो हम कैल्शियम के साथ विटामिन डी को साथ में दे देंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड ओरल इनटेक ऑफ फूड्स रिच इन कैल्शियम। जो भी डाइट में हम उन फूड्स को इंक्लूड करने को बोलेंगे जिनमें कैल्शियम ज़्यादा होगा। ये एक सैम्पल इमेज है कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ हाइपर कैल्शियमिया के बारे में। अगर कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है तो सिचुएशन को बोले में हाइपर कैल्शियमिया। तो 10.5 mg/dl से अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो सिचुएशन को हम बोल रहे हैं हाइपर कैल्सीमिया। अब इसके एक टेबल है बेसिकली, क्यों हो सकता है, इसके कॉजेज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। 2 कॉजेज़ हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले इंक्रीज इनटेक की। तो इंक्रीज इनटेक कैसे हो सकता है? एक तो आपने एक्सेसिव ओरल इनटेक ऑफ कैल्शियम ले लिया, विटामिन डी ले लिया, तो बॉडी में आपके ब्लड में नॉर्मल सी बात है कैल्शियम बढ़ गया। नेक्स्ट इज इंक्रीज बोन रिजप्शन ऑफ कैल्शियम। ये क्यों हो सकता है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, राइट। बिकॉज पीटीएच हार्मोन क्या करता है, हमारे बोन से कैल्शियम को ले जाके ब्लड में शिफ्ट कर देता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिजॉर्प्शन, राइट, बोन रिजॉर्प्शन। कि वो बोन से कैल्शियम को निकाल के कहाँ ले जा रहा है? ब्लड में ले जा रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज हाइपर थायरॉयडिज्म। थायरॉयडिज्म एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इन बोथ सिचुएशन में पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ जाता है, राइट। नेक्स्ट इज मैलिग्नेंसी। अगर कोई बोन का ट्यूमर हो गया है, मेटास्टेसिस बोन तक फैल गया है और वो उसको डिस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसमें से जो कैल्शियम निकलेगा ब्लड में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज इमोबिलिटी, हीमो कॉन्सेंट्रेशन। तो हीमो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा? डिहाइड्रेशन हुआ, राइट। इसको सिचुएशन को हम बोल देंगे हाइपोवोलेमिक हाइपर कैल्शियमिया। मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है और फ्लूइड का अमाउंट कम हो रहा है, तो उसकी वजह से कैल्शियम अमाउंट बढ़ रहा है। वही सेम कॉन्सेप्ट है। एक कंटेनर है जिसमें 1 मग हमने डाल दिया कैल्शियम, 1 मग हम डाल दिया पानी, बॉईल करेंगे, कैल्शियम बच जाएगा, बाकी पानी उड़ जाएगा। तो इस सिचुएशन में डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो सिचुएशन में कैल्शियम का अमाउंट बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ लिथियम, राइट। लिथियम की वजह से भी कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा जब भी हम लिथियम को एडमिनिस्टर करते हैं तो हम सोडियम और कैल्शियम को चेक करते रहते हैं। नेक्स्ट इज एड्रिनल इनसफिशिएंसी। इसकी वजह से भी हाइपर कैल्सीमिया होगा। ये बॉडी से कैल्शियम के एक्सक्रीशन को कम कर देगा, राइट। नेक्स्ट आता है डिक्रीज एक्सक्रीशन। थर्ड पॉइंट इज डिक्रीज एक्सक्रीशन। इसके लिए क्या करते हैं हम, किडनी डिजीज होगी तो कैल्शियम को नहीं एक्सक्रीट कर पाएगी। यूज ऑफ थायराइड डायरेटिक। अब हाइपर कैल्शियमिया में नर्सिंग कंसिडरेशन क्या करना है? सबसे पहली बात कार्डियक मॉनिटर अप्लाई करना है। क्योंकि कैल्शियम भी कार्डियक चेंजेस करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज इंटरवेंशन, करेक्ट द कॉज ऑफ हाइपर कैल्शियमिया। जो भी जिस भी पर्टिकुलर कॉज से हाइपर कैल्शियमिया हुआ है उसको आप करेक्ट करना है, ठीक है। अगर कैल्शियम ज़्यादा तो हम फॉस्फोरस दे सकते हैं, फॉस्फोरस की वजह से कैल्शियम का अमाउंट कम हो जाएगा। हम कैल्सीटोनिन दे सकते हैं। कैल्सीटोनिन क्या करता है, ये ब्लड में से कैल्शियम को निकाल के बोन पे शिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट इज बिसफॉस्फोनेट, ओके, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, राइट, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एंड नॉन स्टेरॉइडल NSAIDs, राइट। इन ड्रग्स से भी कैल्शियम का अमाउंट कम होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट हम टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। किन किन फूड सोर्सेज में होता है, ये सारे फूड सोर्सेज लिस्टेड हैं यहाँ पे, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके देख सकते हैं। नॉर्मल रेंज है 1.3 to 2.1 MEQ पर लीटर, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। सोर्सेज आपने देख ही लिए। अब मैं बात करता हूँ हाइपोमैग्नीशियमिया। मैग्नीशियम का लेवल अगर 1.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाएगा तो इस सिचुएशन को मैं बोलूँगा हाइपोमैग्नीसीमिया। कॉजेज़ की अगर मैं बात की, कॉजेज़ होते हैं लेस मैग्नीशियम इनटेक, किस किस वजह से, माल न्यूट्रिशन हो रहा हो, स्टारवेशन, वोमिटिंग, डायरिया, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, सीलियक डिजीज़, क्रोन्स डिजीज़, इन सब डिजीज़ में अगर मैग्नीशियम का इंटेक कम हो रहा है तो हाइपोमैग्नीशियमिया हो जाएगा। दूसरी चीज़ है मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो किस वजह से होता है, डाययूरेटिक्स की वजह से हो सकता है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म की वजह से हो सकता है। ओके, थर्ड इज इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ एमजी, लाइक इन सिचुएशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, इस सिचुएशन में मैग्नीशियम मूव करता है कहाँ से, ब्लड से सेल में। ओके, नेक्स्ट इज इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। इंसुलिन एडमिनिस्टर करने से मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों सेल के अंदर मूव करते हैं, सेम चीज़ हाइपरग्लाइसीमिया में। नेक्स्ट इज सेप्सिस। सेप्सिस सिचुएशन में भी मैग्नीशियम कम हो जाता है। अब इसके नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की, तो रीस्टोर नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल। ठीक है, क्योंकि अगर बॉडी में कैल्शियम कम होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे कैल्शियम फॉस्फोरस के इन्वर्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो कैल्शियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैग्नीशियम का अमाउंट बढ़ेगा तो कैल्शियम का अमाउंट भी बढ़ेगा बॉडी में। वाला अवॉइड ओरल मैग्नीशियम, हमें ओरल मैग्नीशियम कभी ओरल नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि डायरिया हो सकता है और मैग्नीशियम लॉस बढ़ सकता है। डायरिया होगा तो जितना हमारे बॉडी में है उतना भी कम हो जाएगा। आपको मैग्नीशियम आईवी एडमिनिस्टर करना है, आईएम आप दे सकते हैं पर इससे पेन हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, और जब भी आप आईवी मैग्नीशियम दे रहे हो तो सीजर्स प्रिकॉशंस आपको इनिशिएट करने हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इनटेक ऑफ मैग्नीशियम रिच फूड्स, वो फूड जिनमें मैग्नीशियम का अमाउंट ज़्यादा है उनको आपको बढ़ावा देना है। राइट, बात ये एक मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन है। राइट, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है IM IV यूज़ नॉट फॉर डायरेक्ट इंजेक्शन। राइट, मतलब IV पुश आपको नहीं करना है, इसको आपको डाइल्यूट करना है। उसके बाद जो भी फिजिशियन का प्रेस्क्रिप्शन है, जो भी उसके ऑर्डर है, उसके हिसाब से उस फ्लो रेट पे आपको एडमिनिस्टर करना है। लाइक आप IM भी दे सकते हैं, पर IM का डिसएडवांटेज क्या है, इससे पेन होता है। और अगर आप IV देना चाहते हैं IV दे सकते हैं, लेकिन IV हमेशा आपको डाइल्यूट करके ही देना है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ हाइपर मैग्नीशियमिया के बारे में। हाइपर मैग्नीशियमिया में जो ब्लड सीरम लेवल है मैग्नीशियम का वो 2.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा। कॉजेज़ की बात करूँ तो मैग्नीशियम का इंटेक ज़्यादा अगर कर रहा है पेशेंट, उसकी वजह से हो सकता है। दूसरी सिचुएशन है मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स एंड लैक्सेटिव्स। राइट, कुछ ऐसे एंटासिड्स और लैक्सेटिव्स होते हैं जिनमें मैग्नीशियम का अमाउंट होता है, अगर हम उसको ले रहे हैं एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए तो उसके साइड इफेक्ट में हाइपर मैग्नीशियमिया हो सकता है। नेक्स्ट इज एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन में MGIV, लाइक किसी पेशेंट को हाइपोमैग्नीशियमिया हो रखा है और हमने उसको अनकंट्रोल्ड मैग्नीशियम हम दिए जा रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी मैग्नीशियम का लेवल बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज डिक्रीज्ड रीनल एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन किडनी से कम हो रहा है, जैसे कि किडनी फेलियर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ इंटरवेंशन की। अब इसको करेक्ट कैसे करोगे आप। राइट, पहले आप डाययूरेटिक दे सकते हो, ठीक है, उससे मैग्नीशियम का लॉस होगा। आप कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं, किस वजह से, टू रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नीशियम ऑन कार्डियक मसल। कार्डियक मसल पे जो मैग्नीशियम इफेक्ट कर रहा है उसको रिवर्स करने के लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्ट इंटेक ऑफ फूड्स रिच इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम वाले जो फूड्स हैं उनको नहीं देना है। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम ओवरडोज, दिस इज द गोल्डन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ फॉस्फेट की। नॉर्मल लेवल है 3.0 to 4.5 mg/dl। सोर्सेज की बात करूँ तो एग्स, कॉटेज चीज़, मिल्क, हार्ड चीज़, कैंड सार्डिन्स, चिकन, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, इनमें फॉस्फेट पाया जाता है। हाइपोफॉस्फेटीमिया कब होगा, जब ब्लड में फॉस्फेट का लेवल
3 mg/dl से कम हो जाएगा, ठीक है। इज अकम्पनीड बाई एन इंक्रीज इन द सीरम कैल्शियम लेवल, ओके। तो अगर फॉस्फेट कम हो रहा है तो वाइस वर्सा में कैल्शियम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज कॉजेज। कॉजेज की मैं बात करूँ तो लेस इनटेक होगा, माल न्यूट्रिशन स्टार्वेशन कंडीशन में, इंक्रीज एक्सक्रीशन, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा, सीरम कैल्शियम बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से फॉस्फेट कम हो जाएगा। मैलिग्नेंसी में क्या होगा, अगर बोन ट्यूमर मेटास्टेसिस होके बोन तक पहुंच गया है तो वहाँ पे वो बोन को डिस्ट्रक्ट करेगा और कैल्शियम का सीरम में लेवल बढ़ेगा, उसकी वजह से फॉस्फेट का लेवल भी बढ़ जाएगा। यूज ऑफ मैग्नीशियम बेस्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड एंटासिड, तो अब इसमें क्या होगा कि मैग्नीशियम बढ़ रहा है तो इस सिचुएशन में कैल्शियम भी बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से फॉस्फेट कम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट मैं बात करूँ इंट्रासेलुलर शिफ्ट, जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया में कौन कौन सी चीज़ें शिफ्ट हो रही है, देखो पोटेशियम हो गई, मैग्नीशियम हो गई और फॉस्फेट, ये तीनों हाइपरग्लाइसीमिया में सेल्स में शिफ्ट हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस सिचुएशन में भी हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ हाइपोफॉस्फेटीमिया में नर्सिंग कंसिडरेशन के बारे में, तो डिक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाती है और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, क्यों, और डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस मिलेंगे आपको हमेशा इसमें, राइट। जैसे कि आपने देखा था जब भी कैल्शियम बढ़ जाता है, ठीक है, कैल्शियम बढ़ जाता है उस सिचुएशन में डीप टेंडन रिफ्लेक्स कम हो जाते हैं, ठीक है, और अगर कैल्शियम कम हो जाता है तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिव दिखाई देते हैं, ठीक है, इस सिचुएशन में। उसके बाद सीजर्स आ सकते हैं पेशेंट को, ये एनक्लेक्स की लैंग्वेज है आपकी, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर ब्लड में कैल्शियम बढ़ रहा है तो फॉस्फेट बढ़ेगा, तो फॉस्फेट कम होगा, और अगर ब्लड में फॉस्फेट बढ़ रहा है तो कैल्शियम कम हो जाएगा, ठीक है। इंटरवेंशन की बात करूँ तो स्टॉप मेडिकेशन दैट कॉज हाइपोफॉस्फेटीमिया, कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिकेशन जो हाइपोफॉस्फेटीमिया कर रही है कॉज, तो उसको आप करेक्ट करेंगे। एडमिनिस्टर फॉस्फोरस ओरली अलॉन्ग विद विटामिन डी सप्लीमेंट, ठीक है, स्लो आई भी देना है आपको। डिक्रीज द इंटेक ऑफ एनी कैल्शियम कंटेनिंग फूड, ओके। अब अगर फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो जाता है 4.5 mg/dl से, उस सिचुएशन को बोलेंगे हाइपरफॉस्फेटीमिया, एंड इंक्रीज इन द सीरम फॉस्फोरस लेवल इज अकम्पनीड बाई ए डिक्रीज इन द सीरम कैल्शियम लेवल। समझ में ये बात आपको, अगर फॉस्फोरस लेवल बढ़ता है तो कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट से बात कर रहा हूँ कॉजेज़ की, तो कॉज क्या क्या हो सकते हैं कि किडनी से एक्सक्रीशन कम हो रहा है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात है इंक्रीज इंटेक ऑफ फॉस्फोरस का इंटेक बढ़ गया हो, डाइटरी इंटेक, ओवर यूज ऑफ फॉस्फेट कंटेनिंग लैक्सेटिव और एनीमा की वजह से हो सकता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि पीटीएच का सिक्रेशन कम हो जाएगा, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से हाइपरफॉस्फेटीमिया हो जाएगा। उसके इंटरवेंशन के बारे में, इंटरवेंशन क्या होता है, आप सबसे पहले आपको हाइपोकैल्सीमिया को करेक्ट करना है, आपको फॉस्फेट बाइंडिंग मेडिकेशन देनी है, फॉस्फेट कंटेनिंग मेडिकेशन अवॉइड करनी है, ठीक है। लैक्सेटिव्स जो भी जिसमें भी फॉस्फेट होगा, एनीमास, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, और जो फॉस्फोरस रिच फूड्स होंगे उनको अवॉइड करना है, ओके। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्लास की पीडीएफ के लिए। आपके सजेशंस अवेटेड हैं, जो भी हमसे कमी रह गई उस लेक्चर में आप उसका मेंशन कर सकते हैं, हम कमेंट में पूरा कोशिश करेंगे उसको जवाब देने की। और आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फेसबुक पे आप महज.in पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज शिवम, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।